So hey guys and welcome back to our channel Anurag Conceptuals and this is the third video of the chapter number 14 which is VAT and GST। तो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग मेरिट्स ऑफ वैट, जिसमें सबसे पहला आता है रिड्यूस्ड टैक्स एवेशन। देखो टैक्स एविड तो होता है, टैक्स एविड मतलब टैक्स की चोरी, टैक्स पे नहीं करना, ठीक है। तो टैक्स एवेशन तो होता था लेकिन वो रिड्यूस्ड हो गया था। रिड्यूस्ड इसलिए क्योंकि मान लो अगर कोई ट्रांजैक्शन गायब कर दिया गया फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन चेन और द प्रोडक्शन चेन, तो नेक्स्ट स्टेज में उसको पकड़ा जा सकता है, ठीक है। सो इवन इफ द टैक्स इज इवेडेड एट वन स्टेज, द ट्रांजेक्शन गेट कॉट इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। ये कैसे होता है वो पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट में। सो सेकंड पॉइंट इज इंक्रीज्ड टैक्स कंप्लायंस। इंक्रीज्ड टैक्स कंप्लायंस का मतलब है कि वैट के अंदर हमने पढ़ा था कि इनपुट क्रेडिट पॉलिसी है, मतलब कि अगर अर्लियर स्टेजेस पे टैक्स पे करा है तो इस स्टेज पे आप वो टैक्स माइनस कर सकते हो। जैसे कि हमने जो एग्जांपल लिया था उस एग्जांपल पर एक बार दोबारा आ जाते हैं। तो जो होलसेलर था मिस्टर डब्ल्यू जो थे, उन्होंने 11,000 का टैक्स कलेक्ट करा, 10,000 का टैक्स ऑलरेडी पे करा था। तो यहाँ पे बताया था कि उनको सिर्फ 1,000 रुपए टैक्स जमा करने की जरूरत है, जो भी इन दोनों के बीच का डिफरेंशियल अमाउंट है। लेकिन ये 10,000 का जो इनपुट क्रेडिट है ये मिस्टर डब्ल्यू को सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगा जब मिस्टर ए इसको बिल इशू करेंगे, इनवॉइस इशू करेंगे और उस पर लिखा होगा कि मिस्टर डब्ल्यू ने इतना टैक्स पे करा है, प्लस ये टैक्स जो 10,000 का था जिसका मिस्टर डब्ल्यू इनपुट ले रहे हैं, मिस्टर ए को ये गवर्नमेंट को जमा कराना होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो एवेशन हो सकता था वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई मिस्टर डब्ल्यू क्यों चाहेंगे 11,000 रुपए जमा करना जब मिस्टर डब्ल्यू के पास चॉइस है कि वो 1,000 रुपए जमा करके काम चला सकता है। तो अगर मिस्टर ए ये 10,000 रुपए का झोल भी कर लेते हैं तो वो यहां पे पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि मिस्टर डब्ल्यू जो होलसेलर है वो 11,000 जमा नहीं करेंगे, वो 1,000 जमा करेंगे। और ये 1,000 जमा करने के लिए वो इनसे कहेंगे कि भाई मुझे एक इनवॉइस दो जिसपे लिखा हो कि मैंने 10,000 रुपए का टैक्स पे करा है, प्लस ये टैक्स आप गवर्नमेंट को भी जमा करो, तभी मेरे को ये जो इनपुट मिल रहा है ना इस टैक्स का वो मिल पाएगा। क्लियर है? सो दिस इज द एडवांटेज। कहां गया भाई, ये रहा। So increased tax compliance. So VAT as a self-policing mechanism as against the buyer. As the buyer can get the credit of the tax paid only if the seller issues the invoice showing the tax, and thus buyer insists on getting the invoice from the seller, thereby acting as a police for the seller. ठीक है, जो एवेशन हो सकता था वो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट स्टेजेस में पकड़ लिया जाएगा। सो दो हो गए, रिड्यूस्ड टैक्स एवेशन, दूसरा इंक्रीज टैक्स कंप्लायंस। थर्ड पॉइंट है सर्टेनिटी। वेट ब्रिंग्स सर्टेनिटी ओइंग टू इट्स सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर एंड मिनिमम वेरिएशंस। वेरिएशंस का मतलब है कि हर वेट में हर स्टेट में अलग अलग वेट के प्रोविजंस हैं, तो उन प्रोविजंस को सर्टेन रखने की कोशिश की गई है, ज्यादा से ज्यादा वेरिएशंस ना हो, जिससे कि ऑल ओवर कंट्री में जो वेट का प्रोविजंस है वो सेम रह सके। Next is transparency. As the tax charge has to be shown clearly in the invoice, the system becomes so transparent with no hidden taxes. ठीक है, जो भी है सब इनवॉइस पे लिखा जाएगा। अगर इनवॉइस पे नहीं लिखा है कि टैक्स पे नहीं करा तो आपको उसका इनपुट डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, चीपर एक्सपोर्ट्स। Exports gets cheaper as the tax paid at the earlier stage could be availed as the credit or refunded in cash. Clear? तो जो पिछले स्टेजेस पे टैक्स पे करा है उसका हमें डिडक्शन मिल जाता है। जैसे होलसेलर की अगर बात करें तो होलसेलर को वैसे 11,000 रुपए का टैक्स बनता था, लेकिन 10,000 के डिडक्शन लेने के बाद अब 1,000 रुपए देने की जरूरत है, तो भाई उसका तो फायदा हो गया। हाँ, कंज्यूमर को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है वो बात अलग है, कंज्यूमर को ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता है वो बात अलग है, लेकिन जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो बीच में आपको जो डिडक्शन है वो मिल जाता है, उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाते हैं, क्योंकि आपको बेचने में कम खर्चा आएगा, इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर सकते हो। लास्ट पॉइंट इज न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब है कि आपको जो क्रेडिट मिलता है वो प्रोड्यूसर गुड्स और कंजप्शन गुड्स दोनों का मिल जाता है। तो इसी वजह से जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स हैं, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं और जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं उनके बीच में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया जाता है। So since the credit of both inputs and capital goods are available, there is no distinction between the labor intensive and capital intensive industries.
क्लियर? So these are the merits of VAT. अब जब मेरिट्स डिस्कस करे हैं तो इसी के साथ साथ डिमेरिट्स की भी बात कर लेते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं. सो डीमेरिट्स में पहला पॉइंट है डिस्टॉर्शंस इन केस ऑफ एग्जेम्पशंस एंड कंसेशंस. सो मेरिट्स एक्रू इन फुल मेजर only where there is one rate of VAT and the same applies to all commodities without any question of exemption whatsoever. ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है कि वैट के जो एडवांटेजेस हमने पढ़े वो तभी पूरे हमें मिल पाएंगे जब एक ही रेट ऑफ वैट हो और वही रेट सारे कमोडिटीज पर एप्लीकेबल हो विदाउट एनी एग्जेम्पशंस. बट वंस कंसेशंस लाइक डिफरेंशियल रेट्स ऑफ वैट, कंपोजिशन स्कीम्स, exemption schemes, exempted category of goods are built into the system, distortions are bound to occur. अगर किसी को बोल दिया कि भाई अगर आपका टर्नओवर इतने लिमिट से कम है, इस थ्रेशोल्ड से कम है, तो आपको वेट में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, तो लोग यही चाहेंगे कि उनका टर्नओवर उस थ्रेशोल्ड लिमिट से कम रहे क्योंकि उन्हें कंप्लायंसेस के चक्कर में नहीं पड़ना है. मान लो टर्नओवर लिमिट रखी गई है 1 करोड़ की, मान लो, सिर्फ ये एजम्पशन है, तो जो भी बिजनेसमैन है वो यही चाहेंगे कि उनका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से कम रहे. इसके लिए हो सकता है कि वो सामान बेचे विदाउट द इनवॉइसेस. अगर इनवॉइस से बेचेंगे तो लिखा पढ़ी में आ जाएगा, लेकिन अगर इनवॉइस ही रेज नहीं करेंगे तो फिर उनका जो सेल है, उनका जो टर्नओवर है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा. ठीक है. सो डिस्टॉर्शन सिर्फ तभी हो सकते हैं जब एग्जेम्पशंस और कंसेशंस भर भर के हो. हाँ, थोड़ा बहुत कंसेशंस और एग्जेम्पशंस तो चलते हैं, लेकिन अगर भर भर के एग्जेम्पशंस दिए जा रहे हैं तो डिस्टॉर्शंस भी बहुत ज्यादा होंगे. सेकंड इज इंक्रीज्ड कॉस्ट कंप्लायंस. The detailed accounting and paperwork required for the complying with the VAT system increases the compliance cost, which may not always commensurate with the benefit to the traders and small firms. देखो, जो ट्रेडर्स हैं, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, जो छोटी मोटी फर्म्स हैं, उनका काम तो वैसे ही छोटा होता है और वेट के लिए प्रॉपर अकाउंटिंग और पेपर वर्क रिक्वायर्ड मेंटेन करवाने की जरूरत होती है अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो. ठीक है. तो जितना भी पेपर वर्क और अकाउंटिंग का जो वर्क होता है उसका जो भी खर्चा आ रहा है, अगर खर्चा बेनिफिट से ज्यादा है तो जो स्मॉल ट्रेडर्स और फर्म्स है वो अवॉइड करती हैं डिटेल्ड अकाउंटिंग और पेपर वर्क को मेंटेन करना. सपोज उनका फायदा हुआ पूरे साल भर में ये डिटेल्ड पेपर वर्क और अकाउंटिंग मेंटेन करवाने से, सपोज 1 लाख का, लेकिन उनका खर्चा आ रहा है उसमें 1,20,000, तो भाई क्यों चाहेंगे वो 20,000 रुपए फालतू खर्च करना. वैसे ही स्मॉल फर्म्स हैं वो लोग और 20,000 रुपए भी फालतू में खर्चा करें तो वो इसको अवॉइड करती हैं. ठीक है. ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब बेनिफिट ज्यादा हो और कॉस्ट कम हो. क्लियर? थर्ड इज कंजप्शन फेवर्ड ओवर प्रोडक्शन. कंजप्शन फेवर्ड ओवर प्रोडक्शन का मतलब है वैट जो है वो एक कंजप्शन बेस्ड टैक्स है. मतलब कोई चीज बनी उत्तराखंड में और वो कंज्यूम हुई उत्तर प्रदेश में, तो जहां पे कंजप्शन स्टेट होता है, जहां पे वो चीज कंज्यूम हो रही होती है, उसका रेवेन्यू उस कंजप्शन स्टेट को जाता है. ठीक है. तो इस केस में जो एग्जांपल लिया था, कोई चीज बनी उत्तराखंड में, कंज्यूम हो रही है उत्तर प्रदेश में, तो उसका जो रेवेन्यू है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को मिलेगा. इससे होता क्या है कि जिस स्टेट में ज्यादा कंज्यूमर रहते हैं उस स्टेट का जो रेवेन्यू है वो तो इंक्रीज हो जाता है, रिजल्टिंग द लॉस टू द रेवेन्यू टू द अदर गवर्नमेंट. Since VAT is a consumption-based tax, it is collected by the state consuming that tax. Thus, the tax where the consumption is higher tend to get the more revenue than the states where the production is higher. तो इसके लिए गवर्नमेंट कुछ सेस देती है, कंपनसेशन सेस देती है. जीएसटी में तो है, वैट में मुझे आइडिया नहीं है, था कि नहीं था. जीएसटी में बोला गया कि जिस स्टेट को जितना लॉस हो रहा है ड्यू टू द जीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट उतना उसको रिफंड करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट उतना उसको स्पॉन्सर करेगी. वैट में मुझे आइडिया नहीं है कि ऐसा कुछ कंसेशन था कि नहीं था, लेकिन हाँ वैट में जीएसटी में है. फोर्थ पॉइंट, टैक्स एवेशन थ्रू बोगस इनवॉइसेस. बोगस इनवॉइसेस मतलब फेक इनवॉइसेस. वैट के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है. अब अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ तभी मिलेगा जब इनवॉइस रेज हो जाएंगे बाय द सेलर. जैसे कि एग्जांपल था हमारा, जब तक मैन्युफैक्चरर इनवॉइस रेज नहीं करेगा प्रॉपर और टैक्स जमा नहीं कराएगा तब तक बायर को उसका रिफंड नहीं मिलेगा. लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करा जा सकता है विद द फेक इनवॉइसेस
Since input tax credit can be availed on the basis of invoices, dealers try to claim the tax credit on the basis of the fake invoices where no purchases have been made, thereby causing the revenue to the government. ठीक है, तो कुछ सिस्टम में लूप होल्स रहे होंगे जिसकी वजह से फेक इनवॉइसेस रेज करने पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जा रहा होगा कुछ लोगों को, देयर बाई कॉजिंग द लॉसेस टू द रेवेन्यू. ठीक है, सो दीज आर द मेन डीमेरिट्स. डीमेरिट्स तो बहुत सारे हैं, तभी तो जीएसटी आया, लेकिन जो मेन है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप भर भर के लिख सकते हो, इनमें एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेरियस एग्जाम्पल्स, ये 4 लिखाना बहुत है. इसके बाद हमारा चैप्टर का सेकंड पार्ट है जीएसटी. जीएसटी मैं यहां नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि जीएसटी की कंप्लीट सीरीज चल रही है, और जीएसटी के लिए क्या करना है, जीएसटी के जो चैप्टर नंबर 1 के वीडियोज हैं उसकी प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा या इस वीडियो के एंड में प्लेस कर दूंगा. तो जो चैप्टर नंबर 1 की वीडियोज है सिर्फ वही देखना, वही आपके पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड है, बाकी मत देखना. चैप्टर 2, 3, 4 मत देखना. चैप्टर 2, 3, 4 आई भी नहीं है, खैर बहुत अलग है. सिर्फ चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस देखनी है, जितनी भी मिल जाएंगी. ठीक, तो फाइनली ये वाला चैप्टर भी हमारा खत्म होता है, और फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉब्लम्स ऑफ जस्टिस इन टैक्सेशन. उसे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. एंड गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स.